दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सक्सेस गुरुकुल पर, जहां हम कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री का रिवीजन। तो आज अगली क्लास में हम रिवीजन करने वाले हैं मैसूर एवं पंजाब राज्यों से संबंधित टॉपिक। इसके बाद जो आर्थिक प्रशासनिक नीतियां हैं अंग्रेज़ों की, उससे संबंधित टॉपिक को भी रिवीजन करेंगे। तो लगभग 2-3 टॉपिक का आज फिर से हम इस क्लास में रिवीजन करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है कि सिख साम्राज्य के संस्थापक किसे माना जाता है। तो सिख डायनेस्टी, सिख साम्राज्य को जो संस्थापक माने जाते हैं वो हैं महाराजा रणजीत सिंह। महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा 1799 ईस्वी में सिख साम्राज्य का स्थापना की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया कि महाराजा रणजीत सिंह जो थे वो किस मिसल से संबंधित थे। तो महाराजा रणजीत सिंह जी जो हैं वो सुकर चकिया मिसल से संबंधित हैं। नेक्स्ट आता है कि महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी। तो महाराजा रणजीत सिंह की जो राजधानी है वो लाहौर, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है, तो लाहौर पाकिस्तान में इनकी राजधानी स्थित थी। अगला है कि महाराजा रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था। तो महाराजा रणजीत सिंह को जो कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था वो प्राप्त हुआ था शाह शुजा, जो कि कहाँ, अफगानिस्तान का शासक था। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि किनके मध्य संपन्न हुई थी। तो जो 1809 अमृतसर की संधि हुई थी वो महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेज़ों के मध्य हुई थी। तो अंग्रेज़ों की ओर से जो था वो चार्ल्स मेंटकॉफ और महाराजा रणजीत सिंह के मध्य ये अमृतसर की संधि होती है 1809 में। महाराजा रणजीत सिंह एक धर्मनिरपेक्ष शासक थे, इसलिए उन्होंने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सभी धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आँख की रोशनी ले ली। तो ये अगर कथन पूछा जाता है कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आँख की रोशनी ले ली, ये किसका कथन है। तो यह है महाराजा रणजीत सिंह का कथन है। वर्ष 1845 में प्रारंभ हुआ प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो 1845 में जो फर्स्ट आंग्ल सिख युद्ध होता है उस समय जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट। अगला प्रश्न है कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त होता है। तो जो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध होता है उसके दौरान लाहौर की संधि 1806 के द्वारा प्रथम आंग्ल सिख युद्ध समाप्त होता है। महाराजा रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन थे। तो महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी हैं खड़ग सिंह महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी हैं। नेक्स्ट यहाँ महत्वपूर्ण तिथियां दी हुई हैं, महत्वपूर्ण संधियां हैं और कब संपन्न हुई हैं। तो पहली संधि है पुरंदर की संधि हुई थी 1665 ईस्वी में, जो कि क्या थी, ये शिवाजी और जय सिंह के मध्य हुई थी 1665 में। बड़गांव की संधि हुई थी 1779 में। सालवाई की संधि, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सालवाई की संधि जो हुई है वो 1782 ईस्वी में हुई है। देवगांव की संधि हुई है 1803 में अंग्रेजों और मराठों के मध्य होती है यह देवगांव की संधि। सुरजी अर्जन के गांव की संधि ये भी मराठों और अंग्रेजों के मध्य हुई थी 1803 में। पूना की संधि ये भी अंग्रेज और मराठों के मध्य हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट संधि है पूना की संधि। और यहीं से क्या हुआ था, मराठे जो हैं वो अंग्रेजों के अधीन आ गए थे, तो ये थी 1817 की संधि। लाहौर की संधि अभी हमने पढ़ा है कि फर्स्ट आंग्ल सिख युद्ध के दौरान होती है 1806 में। और अमृतसर की संधि 1809। दो सबसे इंपॉर्टेंट संधि सिख से संबंधित है, एक तो है लाहौर की संधि 1806, एक है अमृतसर की संधि 1809। इसके अलावा है सालवाई की संधि सबसे इंपॉर्टेंट है 1782, और पुरंदर की संधि भी है जो 1665 में हुई थी शिवाजी और जय सिंह के मध्य। नेक्स्ट आते हैं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था। तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो होता है वो लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में होता है।
जनवरी 1849 ईस्वी में चिलैयावाला युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो 1849 ईस्वी में जो चिलैयावाला युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था उसने किया था लॉर्ड गफ ने। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो सिख साम्राज्य का अंतिम शासक हैं दलीप सिंह। दलीप सिंह जो हैं सिख साम्राज्य के अंतिम शासक हैं। वर्ष 1849 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य में सिख साम्राज्य के विलय के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में 1849 ईस्वी में क्या हुआ था? सिख साम्राज्य को पूरी तरह से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। स्वतंत्र राज्य के रूप में मैसूर की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो स्वतंत्र राज्य के रूप में मैसूर की स्थापना की गई थी हैदर अली के द्वारा। हैदर अली के द्वारा स्वतंत्र मैसूर राज्य की स्थापना की गई थी। यहाँ प्रमुख आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में देख लेते हैं जो अंग्रेज और मैसूर के मध्य हुए और उनके दौरान कौन कौन सी संधियाँ हुई, कौन से शासक थे, तो पूरी यहाँ लिस्ट है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का टोटल 4 आंग्ल मैसूर युद्ध होते हैं जिनमें प्रथम आंग्ल मैसूर जो युद्ध है वो 1767 से 69 के मध्य होता है, जिस दौरान वहाँ का शासक हैदर अली था और बंगाल का जो गवर्नर था उस समय वो था लॉर्ड बेरेलस्ट। और ये जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था इस दौरान क्या है, हैदर अली जो दक्षिण भारत का प्रथम शासक था जिसने अंग्रेजों से पराजित नहीं हुआ। तो हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया था, पराजित नहीं हुआ था, तो ये कौन था? हैदर अली था। और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद एक संधि होती है जिसको किस नाम से जाना जाता है? मद्रास की संधि। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान कौन सी संधि होती है? तो होती है मद्रास की संधि। नेक्स्ट आता है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1780 से 84 के मध्य और इस दौरान भी मैसूर का शासक हैदर अली था और इस समय जो बंगाल का गवर्नर था वो था वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग के काल में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा जाता है और इस दौरान क्या होता है, हैदर अली की मृत्यु के बाद हैदर अली की इस युद्ध के दौरान मृत्यु हो जाती है। बाद में टीपू सुल्तान के द्वारा इस युद्ध का नेतृत्व किया जाता है। तो दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन सी संधि हुई है? तो दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में संधि होती है मैंगलोर की संधि। नेक्स्ट आता है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जब हो रहा है 1790 से 92 के बीच, तो इस दौरान जो मैसूर का शासक है वो है कौन? टीपू सुल्तान। और 1790-92 के बीच में जो बंगाल का गवर्नर है वो कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस है। लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है और इस दौरान क्या होता है, टीपू सुल्तान की स्थिति कमजोर हो जाती है। और इस जो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ इस दौरान एक संधि होती है श्रीरंगपट्टनम की संधि, जिसमें क्या होता है कि जो मैसूर का अधिकांश क्षेत्र होता है वो अंग्रेजों के कब्जे में चला जाता है और इसी का परिणाम होता है कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि कब होता है? 1799 में और इसमें टीपू सुल्तान की बड़ी हार होती है और टीपू सुल्तान की क्या है, इस युद्ध में मृत्यु हो जाती है। तो टीपू सुल्तान की मृत्यु मैसूर में पुनः वाडियार वंश की स्थापना हो जाती है। तो टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद क्या होती है, यहाँ वाडियार वंश की स्थापना की जाती है और अंग्रेजों ने वाडियार वंश के शासक के साथ फिर संधि कर लेते हैं। तो इस दौरान क्या होती है? मैसूर की संधि होती है। तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद जो संधि हुई थी वो कौन सी हुई थी? मैसूर की संधि हुई थी। और इस दौरान जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान गवर्नर था तो वो था लॉर्ड बेलेजली। तो सबसे इंपॉर्टेंट है इनकी संधियां। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन सी संधि हुई है? तो मद्रास की संधि। दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन सी संधि हुई? तो मंगलौर की संधि। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में श्रीरंगपट्टनम की संधि। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद कौन सी 1799 में संधि हुई है? वो हुई है मैसूर की संधि। तो इस तरह से मैसूर राज्य से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ दिया गया कि सिख साम्राज्य के महाराजा रणजीत सिंह की तुलना फ्रांसीसी यात्री विक्टर जकार्मो ने क्या किया था? इनकी तुलना नेपोलियन से की है। तो महाराजा रणजीत सिंह की तुलना किसने नेपोलियन से की है? तो उसका नाम है विक्टर जकार्मो। अब आ जाते हैं ब्रिटिश की राजनीतिक और प्रशासनिक नीतियों से संबंधित टॉपिक को देखते हैं। पहला प्रश्न है कि अंग्रेजों का भारत पर वास्तविक राजनीतिक नियंत्रण कब प्रारंभ होता है? तो जो बक्सर का युद्ध कल हमने पढ़ा था 1764 में
1764 में दौरान होता है। उसके बाद क्या होता है, इलाहाबाद की संधि होती है 1765 में। वर्ष 1765 में जैसे इलाहाबाद की संधि होती है तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो है दीवानी अधिकार प्राप्त हो जाते हैं अंग्रेजों से, और यहीं से क्या है, अंग्रेजों का वास्तविक राजनीतिक नियंत्रण प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बंगाल में द्वैध शासन किसके द्वारा लागू किया जाता है। तो जैसे ही 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है उसके बाद लॉर्ड क्लाइव के द्वारा क्या है, बंगाल में द्वैध शासन लागू कर दिया जाता था। द्वैध शासन का मतलब था कि जो दीवानी कार्य हैं उनके लिए अंग्रेज संभालेंगे, और जो प्रशासनिक कार्य होंगे वो किसको, भारतीय नवाबों के द्वारा संभाले जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 1772, वर्ष 1772 में किस गवर्नर ने द्वैध शासन को समाप्त कर दिया। तो वारेन हेस्टिंग के द्वारा क्या है, द्वैध शासन को समाप्त कर दिया जाता है। रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा 1765 में द्वैध शासन प्रारंभ किया जाता है, जबकि जब फिर वारेन हेस्टिंग उसके बाद गवर्नर बनता है तो उसने द्वैध शासन को समाप्त कर दिया था। भारत में न्यायिक सेवा, भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता कौन है, तो वो है वारेन हेस्टिंग। नेक्स्ट आता है कि वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में रेगुलेटिंग एक्ट, वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है, और इसके प्रथम न्यायाधीश जो बनते हैं वो एलिजा शाह इम्पे बनते हैं। सॉरी दोस्तों। तो न्यायिक सेवा का जो जन्मदाता भारत में कौन है, वो वारेन हेस्टिंग है, जिसके कार्यकाल में क्या हुआ था, रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 का, जिसके तहत बस 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, और जिसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने थे उनका नाम था सर एलिजा शाह इम्पे। नेक्स्ट आता है कि भारत में पुलिस और सिविल सेवा का जन्मदाता कौन है। तो भारत में पुलिस और सिविल सेवा का जन्मदाता माना जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस का, जिसने क्या किया था 1793 में ये जो व्यवस्था है पुलिस सेवा और सिविल सेवा को प्रारंभ किया था। तो न्यायिक सेवा का जन्मदाता है वारेन हेस्टिंग, जबकि पुलिस सेवा और सिविल सेवा का जन्मदाता माना जाता है वो है लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1863 में प्रथम भारतीय ICS अधिकारी बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ है। तो भारत की ओर से जो प्रथम ICS अधिकारी बनते हैं उनका नाम है सत्येंद्र नाथ टैगोर। सत्येंद्र नाथ टैगोर जो पहले भारतीय हैं जिन्होंने ICS की परीक्षा पास की, और 1863 में भारत के पहले ICS अधिकारी बनते हैं। ICS से मतलब है जो वर्तमान के IAS अधिकारी होते हैं। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश भारत में लोक सेवा संबंधी आयोग, ब्रिटिश भारत में लोक संबंधी आयोग कौन कौन से गठित हुए। तो इसमें 3 प्रमुख आयोगों का गठन होता है। एक गठन होता है एचिसन आयोग। एचिसन आयोग का गठन होता है 86 में, 1886 में एचिसन आयोग, जो कि किसके कार्यकाल में, लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में होता है। फिर एक था इस्लिंगटन आयोग। इस्लिंगटन आयोग होता है 1912 में, और 1912 के समय लॉर्ड हेडिंग सेकंड जो है इसमें भारत का गवर्नर जनरल है। और ली आयोग का गठन होता है 1923 में, जिस समय भारत में लॉर्ड रेडिंग क्या है, भारत का गवर्नर जनरल है। तो 3 आयोग जो है लोक सेवा की स्थापना से संबंधित गठित किए गए, जिनमें था एक एचिसन आयोग, इस्लिंगटन आयोग और ली आयोग। एचिसन आयोग आया 1886 में, इस्लिंगटन आयोग आया 1912 में, और ली आयोग का गठन होता है 1923 में। नेक्स्ट आते हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान किस आयोग के सुझाव पर किया गया। तो जब भारत सरकार अधिनियम 1935 आता है तो जो ली आयोग के अनुशंसा थी, इसी की अनुशंसा पर क्या होगा, संघ लोक सेवा आयोग का गठन होता है, जो वर्तमान में UPSC के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है कि भूमि सुधार के उद्देश्य से भारत में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसने लागू की। तो भारत में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था जो को लागू करने का कार्य किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, और स्थायी बंदोबस्त लागू की थी 1793 ईस्वी में। 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा बंगाल के क्षेत्र में जो है ये स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था प्रारंभ की गई। नेक्स्ट है कि भारत में साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत किसने की। तो सहायक संधि की जो प्रणाली की शुरुआत की गई थी वो की गई थी लॉर्ड बेलेजली के द्वारा। सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन है। तो सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य है वो है हैदराबाद। हैदराबाद 1798 ईस्वी में क्या है, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला देश का पहला राज्य बनता है। व्यापकगत सिद्धांत या राज्य हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसके द्वारा लागू किया गया था। तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा क्या है, व्यापकगत का सिद्धांत या राज्य हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का लागू किया गया था।
नेक्स्ट अब आते हैं राज्य हड़प नीति में कहा गया कि ऐसे राज्य जिनका निर्माण अंग्रेजों के सहयोग से हुआ है उन्हें राज्य के उत्तराधिकारी के लिए गोद लेने का अधिकार नहीं प्राप्त होगा। तो जिन राजाओं के पास क्या था कि उनके उत्तराधिकारी नहीं थे तो उनको गोद लेने के अधिकार से मना कर दिया गया और क्या है इसी के तहत उनके राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया, जिसे क्या है राज्य हड़प नीति कहा जाता है। तो किस रिपोर्ट के आधार पर डलहौजी ने अवध का अधिग्रहण किया था? तो अवध के जो नवाब थे उनका कोई उत्तराधिकारी न होने के कारण के नहीं, अवध में तो उत्तराधिकारी थे लेकिन वहाँ भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर एक आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर क्या किया गया था, डलहौजी ने अवध का अधिग्रहण कर लिया था। तो व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत अधिगृहित किए गए राज्य, तो व्यक्तिगत सिद्धांत जिसके अंतर्गत अगर राजाओं के उत्तराधिकारी नहीं है तो उनके राज्य को क्या किया गया, अधिग्रहित कर लिया गया। तो इसमें से पहला जो राज्य व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत अधिग्रहित किया गया वो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना होगा, सतारा। सतारा को 1848 ईस्वी में व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत अधिग्रहित किया जाता है। इसके बाद जैतपुर और संबलपुर को 1849 में 1849 में शामिल किया जाता है। बघाट को 1850 में, उदयपुर को 1852 ईस्वी में, झांसी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, झांसी को 1853 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किया जाता है और नागपुर को 1854 में और अवध को जो है 1856 में, अवध को 1856 में ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया जाता है। तो एक बार फिर से इन सबको रिवीजन कर लेते हैं। सतारा को कब अधिगृहित किया गया? तो सबसे पहले सतारा को किया जाता है 1848 ईस्वी में। पहला राज्य है जो व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल हो रहा है। इसके बाद जैतपुर और संबलपुर 1849 में, बघाट 1850 में, उदयपुर 1852 में, झांसी 1853 में, नागपुर जो है 1854 में और अवध 1856 ईस्वी में। तो नेक्स्ट आते हैं चतुराई निष्क्रियता की नीति किससे संबंधित है? तो चतुराई पूर्ण निष्क्रियता, मास्टरली इंटरएक्टिविटी की नीति जो है वो संबंधित है जॉन लॉरेंस से। नेक्स्ट आता है किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में भारत ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो जाता है? तो 1858 में, 1858 में जो होता है 1858 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो जाता है और जो सीधा शासन होता है वो इंग्लैंड के विक्टोरिया के हाथों में चला जाता है। तो नेक्स्ट आता है कि वर्ष 1861 में भारतीय दंड संहिता इंडियन पेनल कोड आईपीसी किसके कार्यकाल में निर्मित की गई थी? तो 1861 के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड कैनिंग, जिसके कार्यकाल में भारतीय दंड संहिता निर्मित की गई थी। राज्य उपाधि अधिनियम 1876, राज्य उपाधि अधिनियम 1876 महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि प्रदान की गई थी। तो जो राज्य अधिनियम 1876 है इसमें महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था। लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में किस अकाल आयोग का गठन किया गया था? तो लॉर्ड लिटन के कार्यकाल के दौरान स्ट्रेची आयोग 1880 में, 1880 ईस्वी में स्ट्रेची आयोग का गठन होता है जो भारत का प्रथम अकाल आयोग होता है। तो प्रथम अकाल आयोग का गठन किसके द्वारा हुआ? लॉर्ड लिटन के द्वारा और उस आयोग का नाम था स्ट्रेची आयोग। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे जाना जाता है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक जाना जाता है लॉर्ड रिपन को। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश काल में विभिन्न क्षेत्रों पर अधिकार, तो विभिन्न क्षेत्रों पर ब्रिटिश के द्वारा कब अधिकार किए गए? तो नेपाल पर जो होता है वो सुगौली के संधि 1816 के द्वारा क्या है, लॉर्ड हेस्टिंग के कार्यकाल में नेपाल को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया जाता है। सिंध को 1843 ईस्वी में लॉर्ड एलनबरो के कार्यकाल में शामिल किया जाता है। भूटान को 1865 में लॉर्ड लॉरेंस के कार्यकाल में शामिल किया जाता है, जबकि बर्मा जो वर्तमान म्यांमार है उसको 1885 में ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बनाया जाता है। अगला है कि 1849 ईस्वी में ब्रिटिश शासन में पंजाब का विलय हुआ। उसी समय डलहौजी ने 1848 से 1856 तक भारत का गवर्नर जनरल रहा।
तो पंजाब का विलय कब हुआ था? तो पंजाब का विलय हुआ था 1849 में, जिस समय क्या है डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल था। अब आते हैं नेक्स्ट, देख लेते हैं ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव रहा है। तो धन निष्कासन के सिद्धांत ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था? तो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी का प्रतिपादन दादा भाई नौरोजी जी के द्वारा किया गया। 1892 में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन होते हैं? तो 1892 में लिबरल पार्टी के टिकट पर दादा भाई नौरोजी जो हैं ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय बनते हैं। नेक्स्ट है कि पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो पुस्तक है ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी जाती है। नेक्स्ट है कि यह विचार किसने दिया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? ब्रिटिश की आर्थिक नीति को घिनौनी कहा था कार्ल मार्क्स ने। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की श्रेष्ठतम पुस्तक इंडिया टुडे के लेखक कौन हैं? तो औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की जो श्रेष्ठतम पुस्तक है इंडिया टुडे के लेखक है रजनी पाम दत्त के द्वारा इंडिया टुडे पुस्तक लिखी गई है। 1907 में टिस्को की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो जे.एन. टाटा के द्वारा क्या है टिस्को की स्थापना 1907 में होती है। कुटीर उद्योगों के विकास हेतु ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा कुटीर उद्योगों के विकास के हेतु। 1854 में बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी की सूती वस्त्र फैक्ट्री किसके द्वारा स्थापित की गई? तो 1854 में बॉम्बे स्पिनिंग और वीविंग कंपनी की जो सूती वस्त्र की फैक्ट्री थी वो कसाब जी टाटा जी के द्वारा क्या है स्थापित की गई थी। 1855 में भारत का प्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित हुआ है? तो ये श्रीरामपुर या सेरामपुर जो है वेस्ट बंगाल का, जहाँ प्रथम जूट मिल की स्थापना 1855 ईस्वी में की गई थी। भारत का प्रथम चाय बागान कब स्थापित हुआ? तो भारत का जो पहला चाय बागान है वो 1833 ईस्वी में स्थापित हुआ। प्रसिद्ध इतिहासकार हैं के.एम. पणिक्कर, जिन्होंने 1765 से 1772 ईस्वी के काल को डाकू राज्य की संज्ञा दी है। जिस समय क्या है रॉबर्ट क्लाइव का शासन था बंगाल में, और जिसने क्या है द्वैत शासन प्रणाली लागू की थी 1765 से 72 के बीच। तो इस काल को जो है के.एम. पणिक्कर ने डाकू राज्य की संज्ञा दी है। अगला आता है कि प्रमुख कृषि पद्धतियां जो ब्रिटिश काल के दौरान प्रचलित थी उनके बारे में देखते हैं। तो एक तो है तीन कठिया पद्धति। तीन कठिया प्रथा जो है, इस प्रथा के अंतर्गत चंपारण बिहार के किसानों को अपने अंग्रेज बागान मालिकों के अनुबंध पर अपनी भूमि के 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य होता था। तो तीन कठिया पद्धति मुख्य रूप से यह है कि जो किसान होते थे उनको अपने 3/20 भाग में खेत के नील की खेती करना अनिवार्य होता था। इसे ही तीन कठिया प्रथा कहा गई। ददनी प्रथा क्या है? तो ददनी प्रथा जो है, इस प्रथा के अंतर्गत ब्रिटिश व्यापारी भारतीय उत्पादकों, कारीगरों, शिल्पकारों आदि से निर्मित माल प्राप्त करने के लिए अग्रिम या पेशगी के रूप में धन देते थे। तो जैसे किसी किसान को कुछ फसल उत्पादित करवाना है या कि शिल्पकारों से कुछ वस्तुएं निर्मित करवानी हैं, तो इसके लिए क्या है तो उनके लिए पहले से अग्रिम जो धन दे दिया जाता, पहले से एडवांस में पैसा दिया जाता था, उसी को क्या नाम दिया गया था, उसी को जाना जाता है ददनी प्रथा के नाम से। नेक्स्ट आते हैं ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था के बारे में देख लेते हैं। तो ब्रिटिश काल के दौरान तीन मुख्य रूप से भू राजस्व व्यवस्था प्रचलित थी। एक तो थी स्थायी बंदोबस्त, जिसको लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। इसे जमींदारी बंदोबस्त भी कहा जाता है। इसे इस्तमरारी व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी थी रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी को 1820 में थॉमस मुनरो के द्वारा लागू किया गया था। और तीसरी थी महालवाड़ी। महालवाड़ी को लागू किया था हॉल्ट मैकल जी ने।
तो सभी के जो लागू करता है, सभी जो ये भू राजस्व व्यवस्था है इनको शुरू करने वाले जो व्यक्ति हैं इनका नाम याद रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं स्थायी बंदोबस्त के बारे में। तो स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था जो है इसे जमींदारी व्यवस्था के नाम से भी जानते हैं। इसको प्रारंभ किया था 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, और ये मुख्य रूप से जो क्षेत्र थे ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बनारस और उत्तरी कर्नाटक, मुख्य रूप से जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा का जो क्षेत्र था वहीं ये स्थायी बंदोबस्त का जो प्रणाली थी वो लागू की गई थी। इस समस्त भारत का जो 19% हिस्सा था, समस्त भारत के 19% हिस्से पर क्या था, जमींदारी व्यवस्था लागू की गई थी। इस जो व्यवस्था थी इसमें भूमि अधिग्रहण का सदैव जमींदार को दिया जाता था। तो इसमें जो टैक्स वसूलने का जिम्मेदारी था वो किसको दिया गया था, तो जमींदार को दिया गया था। और ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी जमींदार की थी। तो नेक्स्ट आती है दूसरी व्यवस्था थी रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी व्यवस्था जो कि मुख्य रूप से ये मुंबई मद्रास के क्षेत्र में लागू की गई थी, साथ में असम में भी लागू की गई थी। तो इसको लागू किया था 1820 में टॉमस मुनरो ने। तो ये जो थी भारत के सबसे ज़्यादा क्षेत्र में लागू थी। ये देश के कुल 51% भाग पर लागू की गई थी। इसमें जो है भूमि का मालिक किसान को माना गया था। तो ये जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, रैयत का मतलब ही किसान होता है, तो किसानों से सीधे क्या है भू राजस्व वसूला जाता था। तो ब्रिटिश सरकार राजस्व देने के लिए जिम्मेवार किसको कहती थी, किसान को। किसान से सीधे भू राजस्व की वसूली की जाती थी। कर की दर लगभग 33 से 55% के बीच हुआ करती थी। तीसरी व्यवस्था थी महालवाड़ी। महालवाड़ी जो मुख्य रूप से ये पश्चिमी भारत में लागू थी, जैसे मध्य प्रांत, पंजाब और उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में यह लागू थी। 1822 में हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा महालवाड़ी व्यवस्था लागू की गई। और 30% क्षेत्र, ये जो ब्रिटिश भारत था पूरा, उसका 30% भाग पर जो लागू की गई थी महालवाड़ी व्यवस्था। इसमें भूमि का गांव का अधिकार होता था। तो जो इस भूमि पर ये जो राजस्व वसूलने की जिम्मेदारी हुआ करती थी वो समस्त गांवों के मुखिया जो होते थे, महाल के रूप में जो छोटे छोटे गांवों का समूह हुआ करता था उन्हें महाल के नाम से जाने जाते थे। और जो महाल का प्रमुख होता था उसी से क्या है गाँव का मुखिया या महाल का प्रमुख, इसी से भू राजस्व वसूला जाता था। तो इसमें कर की दर लगभग 60% तक हुआ करती थी। इसका प्रभाव क्या पड़ा, तो इस भू राजस्व का प्रमुख प्रभाव ये पड़ा कि जो पारंपरिक अर्थव्यवस्था थी उसका विघटन हो गया। कृषकों की दरिद्रता हुई, क्योंकि कृषकों में गरीबी बढ़ी, भुखमरी बढ़ी। कृषि में ठहराव तथा अवनति आई। कृषि में जो है वो स्थिति में क्या हुआ, गिरावट आई। और पुराने जमींदारों का उन्मूलन हो गया तथा नए जमींदारों का उदय हुआ। साथ में कुछ इसमें सकारात्मक परिणाम भी रहे, जैसे कि कृषि का वाणिज्यीकरण भी हुआ। नेक्स्ट आते हैं कि वह कौन सी भू राजस्व व्यवस्था थी जो सर्वाधिक ब्रिटिश क्षेत्रों पर लागू की गई थी। तो वो थी कौन, रैयतवाड़ी व्यवस्था, जो कि कितने 51% भाग पर ये मुंबई मद्रास के क्षेत्र में लागू की गई थी। स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट सिद्धांत किससे संबंधित है, तो ये हमने पढ़ा है भी, भू राजस्व व्यवस्था है जो कि देश के 19% क्षेत्रों में लागू की गई थी, मुख्य रूप से बंगाल के क्षेत्र में। भारत में रेलवे का जनक, भारत में रेलवे का जनक जाना जाता है लॉर्ड डलहौजी को। इसके प्रयत्नों से ही 1853 में जो है पहली रेलगाड़ी मुंबई से ठाणे के बीच में प्रथम रेल चलाई गई थी। तो नेक्स्ट एक और पॉइंट है कि गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने इजारेदारी प्रथा, जिसको बोले तो स्थायी बंदोबस्त के नाम से भी जानते हैं, फार्मिंग सिस्टम का प्रारंभ भू राजस्व की वसूली के लिए किया था। तो आज का टॉपिक अब यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट कल जो हम करेंगे 1857 की क्रांति से संबंधित होगा। तो आज की क्लास को यहीं अब रोक देते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको क्लास ज़रूर अच्छी लगी होगी और आपका बेहतर तरीके से रिवीजन ज़रूर हो रहा होगा मॉडर्न हिस्ट्री का। तो ऐसे ही लगातार हम क्लासेस करते रहेंगे और आपको पूरे मॉडर्न हिस्ट्री का रिवीजन करवा देंगे। तो नेक्स्ट क्लास